अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई स्टडी आपकी चल रही होगी और आप बहुत स्वस्थ भी होंगे। टुडे वी आर कंटिन्यू द पार्ट 2 ऑफ 2016 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अभी इस महीने थोड़ा सा काम ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स का भी सिलेबस करना है, तो अभी 2016 का ये चलता रहेगा आपका। लेकिन मैं वादा आपसे नहीं कर सकता कि इस महीने रेगुलर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएंगे केमिस्ट्री के। हाँ, मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते में 1-2 बार मैं लेकर आ जाऊँ आपके लिए, 2-3 दिन गैप पे, तो ठीक है। बट अगले महीने तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पे करना, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। अभी केमिस्ट्री का सिलेबस साथ साथ में सिलेबस भी बढ़ जा रहा है, रोजाना वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने का कगार पर है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने का कगार पर है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 चैप्टर रह जाएगा, एक कोलाइड रह जाएगा। वो साथ साथ में चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। बट फिजिक्स काफ़ी पीछे है। फिजिक्स में भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाकी है, उसके अलावा पूरा लाइट बाकी है, और फिर लास्ट का जो है बहुत सारे चैप्टर्स वो बाकी हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को कवर करना मैं तो कई बार सोचता हूँ इस महीने हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस महीने पूरा कर दूँ, आपको कंप्लीट कर दूँ। ये मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरा कर दूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं समय ना ज़्यादा गवाते हुए। चैनल पर नए हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट आपके सामने आती रहती है, और बहुत सारे मटेरियल हैं, कंटेंट हैं, स्टडी को लेकर प्रीवियस ईयर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेगी। तो बहुत बेटर है आपके लिए कि बेल आइकन क्लिक होना जरूरी है और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहना चाहिए। अभी आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, यदि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, या अभी भी आपको लगता है कि बाद में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और समय निकलता जा रहा है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जिस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ अभी, इस कमरे में अभी मैंने पंखे को बहुत कम कर रखा है। यानी कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है, अब तक जितने वीडियो मेरे बने हैं उन सारे वीडियोज में गर्मी चाहे जितनी भी हो, चाहे पसीना क्यों ना है, मुझे इसी कम पंखे, यानी बहुत स्लो ऐसे पंखा घूमता रहता है, केवल हल्का सा हवा के लिए मैं करता हूँ, ताकि साउंड इफेक्ट ना आ जाए। ठीक है, अभी पापा सो रहे थे कमरे में, तो वो चले गए दूसरे कमरे में, तो मजबूरी है मेरी, मैं पंखा नहीं हाई कर सकता, वॉल्यूम आपकी आवाज़ आ जाएगी। खैर, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज ए टीचर मैं आपके लिए इतना डेडिकेटेड हूँ। तो आप अपने पढ़ाई के लिए ऑनेस्ट रहो और ईमानदारी से पढ़ाई करो। सो आज हम 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 16 तक बात कर लिया था, और नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, और ये जो सवाल होते हैं ये इनऑर्गेनिक का सवाल है, और इनऑर्गेनिक के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे ऐसे रिपीटेड होते हैं, यानी कि 1-2 बार आप देख लोगे तो अगर अगली बार आएगा भी तो उसी से रिलेटेड या वही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 17 जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है। जनरली ऐसे सवाल 10th में आपसे पूछे जाते थे, केमिकल रिएक्शन वगैरह चैप्टर में पूछे आपसे जाते थे, बट अभी क्या आपसे पूछा जा रहा है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो सवाल आपको दिख, कहता व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो देखिए, जब आप किसी भी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जब भी क्रिस्टल की बात करेगा बच्चों, क्रिस्टल का मतलब होता है कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होगा। जैसे कॉपर सल्फेट, फार्मूला क्या होता है, CuSO4, उसमें आप लगा दो 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। इसको हम लोग जो है नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा के नाम से इसको जानते हैं। और नीला थोथा आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है आपको। इसमें जैसे मुंह में मेरे छाले वाले भी, हालांकि मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन कहते हैं मुंह में छाला हो जाए तो नीला थोथा और राख मिला के वहाँ लगाते हैं, तो जो अंदर का जो गंदगी होता है वो निकल जाता, ठीक हो जाता है। तो बहुत कामगार होता है। तो नीला थोथा ब्लू कलर का होता है। तो कहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि H2SO4 आप जो एसिड ले रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, वो कैसा है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि क्या है, डाइल्यूट नहीं है, उसमें पानी की मात्रा कम है। तो जब सिंपली इसको मिलाएंगे आप, तो आप देखेंगे जो 5H2O है वो क्या होता है, हट जाता है, और सिंपली व्हाइट कलर का CuSO4 बच जाता है, यानी कॉपर सल्फेट केवल और केवल बच जाता है आपके सामने। राइट आगे पूछता है बी, XeF6 रिएक्ट्स विथ अ फ्लोराइड आयन डोनर। देखिए, ये वाला आपको एक पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां लिखा है XeF6, क्या लिखा है? XeF6। अब यहां पर ऐसे कंडीशन में ये इनर्ट गैस में आ जाता है Xe,
और F आपको जानते हैं हाइड्रोजन फैमिली से आता है। तो इस कंडीशन में अभी मैं ये वाला पार्ट पढ़ाने ही वाला हूँ, यानी कि P ब्लॉक एलिमेंट्स देयर कंपाउंड 2 जो चैप्टर 20 है उसका थर्ड पार्ट अभी अपलोड होने वाला है। पार्ट 2 अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है, वो एडिटिंग का काम थोड़ा सा बाकी है, तो अभी पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा आज। तो पार्ट 3 की आज जैसे ही आज या कल में करेंगे, वो चैप्टर फिनिश करना है। तो ये उसमें पढ़ना है, चैप्टर 20 में पढ़ना है इसमें, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि कोई भी अगर आप मेटालिक फ्लोराइड MF ले लेंगे, कोई भी आप ले लेंगे, देखिए M की जगह हम लोग मेटल लेते हैं। मेटल में क्या क्या हो सकता है, तो मेटल में देखिए सोडियम हो सकता है, M की जगह और क्या हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, कुछ ध्यान आ रहा है, रूबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। ये एस ब्लॉक के जो है, एस ब्लॉक के वो एलिमेंट है जो आपको दिखाई देते हैं, है ना। ये वाला है लीना का रिबन किसने फाड़ा, इस तरीके से स्टार्टिंग जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये वही वाला ग्रुप है जो एम की जगह आप ले सकते हैं। एफ तो आपको मालूम ही है, एफ फ्लोराइड होता है यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है एम पॉजिटिव में बन जाता है, और साथ में यहाँ पर बन जाता है XeF7 नेगेटिव में बन जाता है। तो यहाँ से आप अपना फंडा सेट कर सकते हैं, यानी कि देखिए ये वाला यहाँ पर कितना एफ है, एक, और यहाँ पर कितना एफ है, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आप मुझे बताइए 7F हुआ कि फ्लोरीन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ X है तो X अंदर कर दिया, M प्लस में आ गया। सिंपल सा फंडा यार, M तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है और ना ही बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पर जब डोनर से करेगा तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है इस पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सवाल है, इसको बनाएंगे और इस तरह के सवाल आपको आना चाहिए, या एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जिसमें एक कन्वर्जन होता है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, कि जब आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में। तो देखिए कहता है पहला, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, जिसमें पहला है बेंजीन टू 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम 18 की बात करते हैं तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेंजीन, बोलिए होता है कि नहीं होता है बेंजीन। यस सर, ये बेंजीन होता है। फिर इस तरीके का होता है, ये बेंजीन हो गया। अब कहता है कि ये भैया आपका है बेंजीन, इस बेंजीन को बदलो किस में, तो इस बेंजीन को आप बदलो 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी इसको आपको बदलना है। ये देखिए बेंजीन आप बना लीजिए, आप ये बेंजीन बना लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया, ये बेंजीन आपने बना लिया। अब इस बेंजीन में क्या कहता है, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो 3 क्लोरो नाइट्रो, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन कब होता है, जब यहाँ NO2 लगाते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये है नाइट्रोबेंजीन। अब लिखा है 3 क्लोरो, तो 3 क्लोरो का मतलब क्या हो गया, यहां से आप गिनती कर लीजिए 1 2 3, यहां लगा दीजिए Cl, यही है आपका 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यही है आपका, यही आपका 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। ये 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। अब यहां पर क्या है कि ये कैसे होगा, कितने स्टेप में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा या 3 स्टेप में होगा। एक तो ये कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है ए वाला, और बी वाला जो आपसे कह रहा है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि आपको क्या बोल रहा है, प्रोपीन से अल्कोहल में जाना है, यानी प्रोपेन 1 ऑल में जाना है। खैर एक एक करके बात करते हैं, पहले ये वाले पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये वाला दिख रहा है, इस ए वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेंजीन है ये, इस बेंजीन पे एक NO2 को ऐड करना है, एक Cl पकड़ना है, काहे को टेंशन लेने का। सिंपली ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ NO2 को पकड़ के बैठा देंगे, यहाँ Cl है, Cl इधर आ, यहाँ 3 नंबर पे आके बैठ जा, हो गया काम, ये लो हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा करोगे तो नंबर भी फिर ऐसा ही मिलेगा। तो इसमें ना थोड़ा सा समझना है क्या करना है। तो जब भी ऐसा आ जाए, यानी कि NO2 अगर मुझे चाहिए, यानी कि मुझे NO2 चाहिए, तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जहां से NO2 निकल सकता हो, एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जहां NO2 निकल सकता हो। और NO2 का जो बेस्ट सोर्स कंपाउंड होता है वो क्या होता है, HNO3 होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, ये बेस्ट होता है। साथ में H2SO4 भी हम लेंगे, साथ में दोनों ही लेंगे, यानी 2 तरह का एसिड आपको लेना है इसमें। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो लेना ही लेना है आपको, साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे साथ में प्लस करना है। देखिए साथ में यहाँ पर जो है आपको प्लस करना HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड में, ये आपको प्लस करना है।
तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जो हम ले रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले लेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या आपको दिखेगा कि यहाँ से जो NO2 निकलेगा, देखिए HNO3 में NO2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, OH ही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। अब वो क्या होगा उसकी चिंता नहीं करना, हमें NO2 चाहिए, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये NO2 आ गया, यानी हमने सबसे पहले इसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोबेंजीन में। अब Cl आपको लाना है, तो Cl लाने का Cl भी वहीं से आएगा जहां जो सोर्स है, और Cl का सोर्स क्या है, या तो Cl2 ले लीजिए या तो वो कंपाउंड जिसके अंदर Cl होता है जैसे कि FeCl3। तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए मैं Cl2 ही लेके चलता हूं, मैं Cl2 ले लेता हूं। तो सिंपली है, अगर मैं यहां पर Cl2 ले लूंगा प्लस Cl2 यहां पर कर दूं, यहां पे इसके पास साथ में प्लस Cl2 कर दूं, तो रिजल्ट कैसा बन जाएगा, रिजल्ट कैसा बनेगा आप मुझे बताइए, कैसा रिजल्ट बनेगा, बन जाएगा ना ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, 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 यहाँ तो NO2 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो कन्वर्जन हुआ कि नहीं, कन्वर्जन हुआ। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके के इसको इस तरह से लाते हैं। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट कहता है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। देखिए अगर आपको ना नाम लिखने में दिक्कत होता है, या नाम को समझने में दिक्कत होता है, या ये वर्ड को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होता है, तो आपको सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पर जाना है। और मैंने बहुत बेसिक लेवल से ईजी वे में, बहुत ईजी वे में जीरो से लेके हाई तक बताया है मैंने। तो वहाँ जाकर आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी जो महीना आपका चल रहा है, इस महीने में आप एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले हैं अभी। इसका मतलब अभी 2 महीने में, अगर 2 महीना आपके पास है तो 1 महीने में आप सिलेबस को ढंग से कंप्लीट कर लें, बुक्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को ढंग से कंप्लीट कर लें। और अगले महीने मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे केमिस्ट्री का भी कर रहे हैं, फिजिक्स का भी करेंगे। तो कहने का मतलब सिलेबस आपको इस महीने कंप्लीट कर लेना है। और इससे अच्छी बात क्या है, तो सोने पे सुहागा हो गया कि इस चैनल पे आपको वो सारे वीडियोज मिल रहे हैं, लेक्चर क्लासेस मिल रहे हैं, जहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को सिखाया है। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। कॉपी पेन लीजिए, उसको जाके सीखिए, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो बी पार्ट की हम बात करते हैं। तो बी पार्ट आपसे कहता है कि प्रोपीन टू, प्रोपीन का मतलब क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आप प्रोपीन इन है तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर तो CH2 हो गया, यहाँ पर CH लगेगा और ये हो गया CH3। इस चीज को कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर OH लगा दो। 1 ऑल ही होता है, यहाँ OH लगा दो, तो यहाँ H2 हो गया, यहाँ भी H2 हो गया और ये H3 हो गया। अब ये जो कन्वर्जन है आपका, ये कैसे करेंगे आप, देखिए थोड़ा सा ना आपको माइंड भी अपना लगाना पड़ेगा ऐसे चीज़ों में कि इस तरह से कन्वर्जन कैसे होगा। यानी इसका जो नाम आपका है, ये कैसे नाम है, तो ये वाला हो गया आपका क्या, देखिए ये प्रोपीन हो गया आपका, ये हो गया प्रोपीन। और ये क्या हो गया, या तो प्रोपेनॉल आप बोल दीजिए, इसको आपकी इच्छा, प्रोपेनॉल बोल दीजिए, या इसी को आप प्रोप, उसके बाद कैसे बोल दीजिए, 1 ऑल बोल दीजिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, जैसे आप लिख लो। सो यहां से कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज आपको करना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले ना ये डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। बोलिए हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, हाँ जी सर, डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड को हटाएंगे, अगर हम यहां पर इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे तभी हम यहां पर एंटर कर पाएंगे। और यहां पर 2-3 बातें याद रखना। डबल बॉन्ड कैसे हटता है, कोई भी डबल बॉन्ड हटाने के लिए यहां पर आपको SN1 रिएक्शन करवाना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन आगे होगा, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हम HBr ले लेंगे। HBr लेने से फायदा क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा तो ये इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, एक ब्रोमीन आ जाएगा। क्योंकि ये कार्बन कहेगा जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और मैं 4 बॉन्ड बनाता हूं तो 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना रहा हूं, एक बॉन्ड, अब तो एक ही बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड हटा दोगे तो 3 बॉन्ड से मैं नहीं एग्जिस्ट कर पाऊंगा, मुझे एक बॉन्ड और बनाना है। तो कहता ठीक है ब्रोमीन के साथ तुम बना लेना, 4 कंप्लीट कर लेगा। उसी तरीके से ये वाला कार्बन कहेगा कि मेरा भी तो 3 ही बॉन्ड है, तो कहेगा HBr ले रहा हूं ना, तो HBr में एक H तुम ले लेना, यानी चौथा तुम्हारा भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें HBr पेरोक्साइड लेना पड़ेगा आपको। इस वाले में क्या लेना पड़ेगा, इस वाले में लेना पड़ेगा आपको HBr,
HBr लेना पड़ेगा। एक पेरोक्साइड होता है, HBr क्या होता है, एक पेरोक्साइड होता है, ये HBr पेरोक्साइड लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो Br है, ये जो Br दिख रहा है आपको, मैं ब्लू मार्कर से बताता हूँ, ये वाला जो Br है, ये Br ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो H है ये इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका बन के आएगा वो ऐसा बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका CH3। अब ये देखिए ये CH2 बन गया क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ गया, और ये क्या हो गया CH2Br आ गया। अभी भी देखिए हमें Br नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर OH चाहिए। क्या चाहिए, OH चाहिए। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग क्या, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसी को हम लोग SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन में हम लोग काउंट करते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा KOH। मान के चलिए यहाँ ले लिया एक्वस KOH, इससे फायदा हो गया, यहाँ से OH, ये वाला जो OH है वो अटैक कर देगा। किस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक कर देगा तो यहाँ से KBr हट जाएगा, KBr। यानी कि देखो ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है, ये OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इस Br को क्या करेगा, इस Br को कहेगा अब तुम हट जाओ, इसको इधर भगा देगा। तो जब इधर भगाएगा तो ये वाला जो K था इसका, ये वाला K और ये वाला दोनों मिलकर क्या बना देगा, KBr बना देगा। बोलेगा देखो ऐसे आप समझते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये KOH पति पत्नी है, ठीक है, और ये मान लो ये वाला इधर मान लो ये पति पत्नी है, सपोज करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस OH ने इसको तलाक दे दिया और ये चलाया यहाँ पर इसके हस्बैंड के पास। तो अब इसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, इसने भी तलाक दिया तो इसके पास, तो यानी अपने लाइफ को ये सेटल अपने आप को कर लिया। ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। शादी जब होती है तो 7 जन्मों का होता है, और ये बकवास की चीज़ें होती है कि हम बीच में किसी का साथ छोड़ देते हैं, या मतलब ये हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि जो 7 फेरे लगते हैं वो 7 जन्म का होता है, यानी मरते दम तक निभाना होता है। मैंने खुद अपने दादा दादी को देखा है, अपने और भी परिवार में देखा है, या भारत के कल्चर को आपने देखा होगा। ये तो खाली समझने करने के लिए चीज़ें होती है, और इसे ज़्यादा प्रमोट भी हमें नहीं करना चाहिए। खैर मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए केवल एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, बाकी बहुत ही नेगेटिव बातें हैं ये। तो यहाँ से ये जो OH है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, यानी यहाँ पर जो है आप आ जाएंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, यानी हम यहाँ कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें आपको बड़े विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ती है जब आप ऐसे सवाल करते हैं। तो फिर भी आपको कॉपी पेन लेना है और खुद से इसको सॉल्व करना है, बाकी सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जो बच्चों, इसको ना ये पॉलीमर का चैप्टर है, तो अभी इसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम ड्रॉप करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे। और मैंने जैसा बताया था कि 2020-21 वाले में भी 5 क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि वो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं। अभी चैप्टर्स पीछे से चल रहे हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होंगे हम अगले नेक्स्ट मंथ इस पर काम कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, और इतना शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है, ऐसा नहीं है शानदार इजी है। और बता ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और हो सकता है आपके लिए भी पूछा जाए, यानी आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसमें भी सवाल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या लिख रहा है, ये कह रहा है ए पार्ट में वाई इज इट दैट एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए ये कहता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई भी अगर आप वेपर प्रेशर लेंगे नॉन वोलाटाइल का तो उसका घट जाता है प्योर सॉल्वेंट का। अरे छोटा सा एग्जाम्पल है, आप घर पे भी ट्राई करके देखना कैसे घट जाता है। यहाँ पर देखिए ये तो फ्रीजिंग पॉइंट का मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए केवल बता रहा हूँ। पानी जो होता है ना, पानी को नॉर्मल आप फ्रीज करोगे ना तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ मिला देना, चीनी मिला देना, नमक मिला देना, कुछ नॉन वोलाटाइल मिला देना। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या होता है, तो वोलाटाइल वो होता है जो हवा में उड़ जाता है, जैसे सैनिटाइजर भी हवा में उड़ जाता है, वोलाटाइल होता है। अल्कोहल जिसको होता है, या पेट्रोल वगैरह है, 1 लीटर पेट्रोल लेके आओ, रास्ते में 1-2 किलोमीटर पैदल आओगे, 1 लीटर पेट्रोल जो 200 ml उसमें उड़ जाएगा, हवा में उड़े, उसको वोलाटाइल कहते हैं। और बाकी जो इस तरह की चीज़ें ना करे वो नॉन वोलाटाइल हो गया। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन मिलाते हैं तो होता क्या है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी पार्टिकल मिलाने से पहले केवल और केवल क्या था, सॉल्वेंट था, जैसे पानी हो गया या कोई भी हो गया।
अब उसका वेपर प्रेशर, तो किसी भी डब्बे में है, आप मान के देखो कोई डब्बा लेते हैं और उसका बंद है, सील है, उसके अंदर पानी है, अब उसको जो आप गर्म करेंगे तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ये वो अंदर से क्या होता है, वो अपने स्टेट को बदलेगा, यानी कि गैसेस में कन्वर्ट करेगा, और गैसेस में कन्वर्ट करेगा तो ऊपर जाकर ढक्कन पे टक्कर मारेगा, दीवार पे टक्कर मारेगा, तो यानी कि वापस जाके फिर से वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने का मतलब होता है कि वापस वो लिक्विड बनता है। तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी पानी जो है गैस बन रहा है और वो गैस वापस पानी बन रहा है। ये तो आपका रोज खाना बनाने में भी होता होगा, कुकर के अंदर होता है, या कोई खाना बना रहे होते हैं तो तुरंत देखते हैं वो गैस जो निकलता ढक देते हैं ढक्कन से, तो वापस वो पानी उसके ऐसे उठाते हैं प्लेट वगैरह को तो पूरा पानी पानी गिरता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना पानी गैस बन रहा है उतना ही गैस पार्टिकल पानी बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट अब क्या होता है कि अभी तक तो प्योर था बेचारा, तो प्योर का मतलब क्या है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, उसका जो लेयर है उसके लेयर से पूरे तरीके से वाटर का जितना मॉलिक्यूल निकलना चाहिए उतना निकल रहा है। लेकिन अब मिला देंगे उसमें नॉन वोलाटाइल, तो भाई जैसे ही नॉन वोलाटाइल मिलाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, नॉन वोलाटाइल तो वेपर में कन्वर्ट करेगा नहीं लेकिन डिस्टर्ब जरूर कर देगा वो। अगर मैं ये पर ले लूँ, ये इसके अंदर में ले रहा हूँ, ये मान के चलो इसके अंदर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी क्या है, जब तक ये ठीक कुछ नहीं था, जब तक ये कुछ नहीं था, देखो जब तक ये कुछ नहीं था इस तरह से था, तो अब क्या हो रहा था, अभी क्या था कि पूरा यहां से भी वेपर में बन रहा है, यहां से भी वेपर बन रहा है, यहां से भी बन रहा है, कंप्लीटली पूरा सरफेस जितना होता ना वहां से ये कन्वर्ट हो रहा था और पूरा ये जा रहा था। लेकिन जैसे ही नॉन वोलाटाइल आपने मिला दिया, इसके अंदर आपने कुछ भी नॉन वोलाटाइल मिला दिया, कुछ इस तरह से मिला दिया, ये ब्लॉक कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है। अब ये यहाँ सरफेस पर भी आ जाता है, अब सरफेस पे आता है तो अब क्या होता है, ये जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये हटो जी कौन है, तो ये कहता है कौन क्या हो, हम यहाँ पर है, नहीं निकलने देंगे तुम्हें, अब ये रोक देता है। तो इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, वहां पर कम जाता है, तो जब कम जाएगा तो इसीलिए क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल पूछा है यहाँ पे कि why is it at the same temperature the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solid is always less than that of the pure solvent। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि उसको निकलने नहीं देता है। एक समझो ना कि मान लो एक तरह के फौज है, ये एक तरह का फौज है, इसमें ऐसे कुछ लोगों को मिला दो जो फौज है ही नहीं है, तो उनको डिस्टर्ब होगा ना, आने जाने करने में डिस्टर्बेंस होगा। या अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क किनारे जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो रेड़ी लगा देते हैं, कई लोग आते हैं शॉपिंग करते करते गाड़ी लगा देते हैं, सड़क को दोनों तरफ से जाम कर देते हैं, तो ट्रैफिक क्लियर नहीं होता ना, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां जाम होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर पुलिस आती है, फिर उन लोगों को हटाती है, उन लोगों को साइड करती है, तो सड़क फिर क्या होता है, जैसे ही फ्री होता है वहां से मूव हो जाता है। तो जो लोग जो साइड किनारे गाड़ी लगा रहे हैं या जो लोग भी सड़क को जाम कर रहे हैं, तो वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड की तरह हो गए, इसलिए वेपर प्रेशर घट गया, ट्रैफिक जाम हो गया। बाकी आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। आंसर देखिए आपको मोल फ्रैक्शन के रूप में देना है। देखिए जब आप नॉन वोलाटाइल नहीं मिलाएंगे तब मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे ही आप किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉलिड को मिला देते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है उसका ऑलरेडी क्या होता है, कुछ हिस्सा मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल सॉलिड का भी तो आ जाता है। अगर हम ये मान के चलें कि जो आपका सॉल्वेंट है वो ए है, सॉल्वेंट ए है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा XA हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं जो सॉल्यूट आपने मिलाया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया आपने, वो मान लेते हैं B है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिफर करेगा ना फिर ये, तो इस तरीके से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि नॉन वोलाटाइल मिलाने पर भी वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट का ही आता है। सिंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन 1, तो यहाँ पर 1 से घट जाता है ना फिर तो, क्योंकि ये माइनस हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड सिंस द मोल घट गया, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। अब रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग बात होता है, रॉल्ड्स लॉ ने कहा था ये चीजें। देखिए आगे बात करते हैं बी पार्ट कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ तो मैं पहले क्लियर कर दूं, रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा और आपको रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना, लिखना है कि किसकी वजह से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। फिर भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है हर क्वेश्चन पेपर के नीचे पूरे चैप्टर का, तो आपको जाना है, जाने के बाद उसको कंप्लीटली सीखना है और समझना है। समझ में आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा आपको काम कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस वाले का। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg, यानी कि वेपर प्रेशर वाटर का दे रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 mmHg है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस
व्हेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए बेचारा ठीक ठाक पानी था, सॉल्वेंट था, उसको क्या दिक्कत थी, और उसमें पता नहीं क्या हुआ, ग्लूकोज को जाके मिला देगा 15 ग्राम। और ग्लूकोज नॉन वोलाटाइल होता है, तो जो पानी बेचारा अभी बिल्कुल ठीक ठाक वो गैस पार्टिकल में बन रहा था, अब वो और डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, 15 ग्राम ग्लूकोज मिला देगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम पानी लेंगे तो इसको क्लियरली पहले आपको लिख लेना है। क्लियरली क्या लिख लेना है, एक तरफ लिख लेना है वाटर के बारे में, एक तरफ लिखना है ग्लूकोज के बारे में। तो सबसे पहले ग्लूकोज को सॉल्यूट का ही लिख लेते हैं, एक तरफ सॉल्यूट का इधर आप लिख लो और एक तरफ आप सॉल्वेंट का लिख लो। तो देखिए सॉल्यूट का लिखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, अगर पी नॉट ए मान लेते हैं कि भाई ये ए है, ये ए है, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, कितना दे रहा है, ये 17.5 mm ऑफ एच दे रहा है। उसी तरीके से आप इसका वेट लिख लीजिए, आप इसका वेट लिख लीजिए। इसका पीए नहीं मालूम है अभी, इसका पीए तो अभी नहीं मालूम है, ठीक है। और ये किसका था, ये एक्चुअली ये जो मैंने बताया है, ये जो है ये वाला, ये किस चीज का है जरा बताना, प्योर सॉल्वेंट का है। जब प्योर सॉल्वेंट था तब इसका है। अब देखिए इधर वेट ऑफ बी लिख लेते हैं, तो वेट ऑफ बी कितना दे दिया, 15 ग्राम। वेट ऑफ ए कितना दे रहा है, 150 ग्राम। उसी तरीके से मास ऑफ बी आप निकाल लीजिए, मोलर मास आप निकाल लेंगे, तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे, दे भी रखा है मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। और यहाँ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम होता है, एम ए 18 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं होता, ये चीज़ें लिख लिया आपने। अब यहाँ से लगाएंगे हम लोग रॉल्स लॉ लगाएंगे। तो रॉल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ आपसे क्या कहता है, तो रॉल्स लॉ आपसे कहता है, रॉल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है। तो रॉल्स लॉ सिंपल कहता है कि देखो जी, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर आप रॉल्स लॉ पे आते हैं यहाँ पे, तो रॉल्स लॉ कहता है कि देखिए जो चेंज है आपका, चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा पी, और नीचे जो ओरिजिनल आप पी नॉट ए जो ओरिजिनल ले लीजिए जो है था आपका, ये किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होता है यहाँ पे। तो ये चीजें है, यही रॉल्स लॉ है। इसी को आप डिटेल में ब्रेक करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी मतलब पहले ज्यादा था फिर कम गया, यानी कि पी नॉट ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पर इस चीज को हम निगलेक्ट करके चलते हैं, फॉर्मूले में इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि ए के मुकाबले बी बहुत कम है। तो इसलिए जो रिजल्टेड फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अच्छा एन बी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो गिवन मास यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 15 अपॉन 180, और यहाँ से आप निकालेंगे एन ए, तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 18। सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपको यहाँ से क्या चाहिए, आपको चाहिए पी ए। तो आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। ये चीज़ें हैं जो फटाफट आपको करनी है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो खुद ही आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि हर बार ये कई 1-2 सालों में रिपीटेड करता है, और इसके न्यूमेरिकल बदल के यानी कि आपके इक्वेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और पैटर्न यही होता है। तो आज सबसे पहले हेसेस लॉ के बारे में पूछता है। देखिए हेसेस लॉ मैंने शायद नहीं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है आप लोगों को, तो मैंने सोचा था कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली करवा दूंगा, और वो आज का दिन आ चुका है जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला ए पार्ट कहता है स्टेट हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसेस लॉ क्या कहता है कि देखिए कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे ये ग्रेफाइट है, सी कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है, CH4 मीथेन बना है, तो ये डायरेक्टली एक रिएक्शन से नहीं बना है, इनके बीच में ये 3 स्टेप यानी 3 इंटरमीडिएट रिएक्शंस हुए तब जाके ये बना है। तो जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, अब 3 इंटरमीडिएट रिएक्शन हो, 4 इंटरमीडिएट रिएक्शन हो, या 2 हो, या इसका नेचर हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है रिएक्शन ऑफ द हीट। यानी इंथैल्पी ऑफ हीट जो है रिएक्शन का जो है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी इन पे डिपेंड, इंटरमीडिएट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। वो आपको जो आना चाहिए वही आएगा। तो उसी को हम वर्ड में लिख देंगे कि हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहता है द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर एंड नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स। अब बी पार्ट आपसे कहता था कि यूज द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस गिवन बिलो, जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये दे रखा है,
डेल्टा आर एच नॉट आपको बताना है, यानी पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी आपको बताना है। तो ये 3 आपको दे रखा है, देखिए ये दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन CO2 बन गया, तो डेल्टा आर एच वन नॉट माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से H2 प्लस हाफ O2 H2O का दे रखा है, और CH4 प्लस 2O2 CO2 का दे रखा है। सो बच्चों आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस इस वाले पे करना है, इस वाले फोकस करना है, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे फोकस कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे। जैसे देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पर सी ग्रेफाइट है और हाइड्रोजन है, राइट। अब देखिए सी ग्रेफाइट कहाँ पर है, यहाँ पर है सी ग्रेफाइट, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। यानी कि अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों सम अप में है, जोड़ेंगे तभी होगा। यहाँ पे आप इसकी चिंता मत करो, इधर क्या होगा, पहले आप एक चीज को जोड़ो। लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको देखना है, जैसे कि सी ग्रेफाइट सिंगल, ये भी सिंगल है। अब हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो नहीं है। अब यहाँ 2 हम रखेंगे तो ये कहेगा मुझे भी 2 दो, ये कहेगा मुझे भी 2 दो, यानी पूरे इक्वेशंस में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो एंथैल्पी है इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जब ऐड करेंगे तो H2O 2H2O हो जाएगा, CO2 ऐड हो जाएगा। तो उन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उनमें से आप तीसरे वाले को घटा देना। जब तीसरे वाले घटाओगे तो CO2 H2O वैसे भी कट जाएगा। तो यही कुछ मैनिपुलेशन होता है जिसके इंटरमीडिएट्स को आपको आगे पीछे करके हिसाब किताब लगा के सॉल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा है वो सबसे पहला काम ये है कि इक्वेशन 1 में हमें इक्वेशन 2 को जोड़ना है, लेकिन हमें जो है इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से करेंगे, लेकिन यहाँ एक काम करते हैं, प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। इस रिएक्शन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, जो आप लिखना है वो आप लिख लो। तो ये वाला काम हमें करना पड़ेगा। तो इस वाले काम को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या आएगा रिजल्ट। देखिए ये है सी ग्रेफाइट, और ये देखिए प्लस है O2, यही है सी ग्रेफाइट प्लस O2, और ये क्या मिला, CO2 गैसियस मिला। और यहाँ पर आप देखिए डेल्टा आर H1 की जो वैल्यू है वो दे रखा है माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, और नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस H2O लिक्विड, और यहाँ पर जो है डेल्टा आर H2 दे रखा है यहाँ पे। लेकिन क्या है, यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले में। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, चलिए आगे इसमें कर देते हैं। डेल्टा अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ आप कर लीजिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 7, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, माइनस में है, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, राइट। अब इसको सम कर दो, आप इसको आप जोड़ दो। इसको जब आप जोड़ोगे तो कैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैसियस, राइट, प्लस O2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से 2 कट जाएगा, गैसियस प्लस O2 गैसियस। तो इसको सीधा लिख देते हैं 2O2 गैसियस, सीधी सी बात है, 2O2 गैसियस। और अब इधर की साइड में CO2 गैसियस प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O लिक्विड। ये मिल गया, देख रहे हैं, ये वाला फंडा मिल गया। टोटल इधर आप इसको जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ेंगे इधर, इसको आप मान लेते हैं कि ये वाला डेल्टा 4 हो गया, ये डेल्टा 4H0 कितना हो गया, ये जरा बताना इधर कितना हो गया। तो जोड़ेंगे इसको तो 571 है, 993 है, 0.6 है, 0.5 है, यानी कि पहले तो 6 5 11 इधर ही हो गया, 6 5 11 इधर ही हो गया। फिर ये देखेंगे आप, ये 3 1 4, तो ये 5 हो गया, 7 9 7 16, और 5 3 8 1 9, और ये माइनस में ही जुड़ेगा। तो ये आ गया किलो जूल पर मोल, ये आ गया माइनस में 965.1 किलो जूल पर मोल आ गया ये।
अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो आपका थर्ड वाला इक्वेशन है, इस वाले में आप देखेंगे कि CO2 है और 2H2O है और यहाँ भी 2H2O है। इसका मतलब अगर इस वाले में से, इस फोर्थ वाले में से अगर मैं थर्ड वाले को माइनस कर दूं तो यहाँ पर एक तो O2O2 भी कट जाएगा और साथ में आप देखेंगे क्या कट जाएगा, ये H2 वाला फंडा भी कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो आइए वहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस करके देखते हैं। तो जगह थोड़ा कम है, एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम आप मिल के साथ में काम करते हैं। बाकी स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन है वो दिख ही रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर फोर्थ मान लेते हैं, इसको मान लो, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं यदि, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन फोर्थ है। तो इक्वेशन फोर्थ को एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, घटा देंगे ना यहाँ पे, इक्वेशन 4 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, साइन थोड़ा बदल जाता है। कैसे साइन बदलता है, देखिए साइन ऐसे बदलता है, हम लिख लेते हैं, जैसे ये लिख लेते हैं ऊपर वाला सी ग्रेफाइट, लिख लिया हमने, सी ग्रेफाइट हमने लिख लिया। इसके अलावा प्लस क्या लिखते हैं, 2H2 गैसियस, 2H2 गैसियस हो गया, प्लस 2O2 गैसियस हो गया, और इधर की साइड में इसको आप लिख लीजिए CO2 गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हो गया आपका, राइट, ये चीजें हमने लिख लिया। अब जो है इसी के नीचे आप ये लिख लीजिए इक्वेशन थर्ड वाले को, यानी कि CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस, और इधर क्या हो गया, CO2 प्लस 2H2O हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे, टोटल ओवरऑल करेंगे, तो साइन थोड़ा बदल जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और ये वाला इससे कट जाएगा, यही होगा ना, इधर उधर कट जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, देखिए ये माइनस वाला ऑटोमेटिक इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी इसका पोजीशन मिल गया CH4, पहला ही मैंने कर दिया, माइनस वक्त था, ये प्लस कर देते हैं। इधर क्या बच गया, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैसियस। देखिए हम ओरिजिनल वाले पर आ गए। अब जरा इनका मैनिपुलेट कर लेते हैं, इनका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको जरा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला हिस्सा यहाँ तक जो था, यानी कि ये फोर्थ वाले का क्या था, -65 ये था। तो इसको क्लियर कर लेते हैं ना, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH0, अगर हम पूरे रिएक्शन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला डेल्टा 4H0 माइनस डेल्टा 3 ये ना डेल्टा R H4, और ये हो जाएगा डेल्टा RH3, ये है डेल्टा RH4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लो, इसकी वैल्यू है -965.1, ठीक, माइनस अगेन फिर एक माइनस है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला लिख देंगे -890 ये। अब इसको आप सोल्व कर लो, केवल इस चीज को केवल आप सोल्व कर लोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा जो ये वाला, इसको आप केवल सोल्व कर लो, ये हिस्सा केवल आपको क्या करना है, सोल्व करना है, आंसर आपके साथ में होगा। यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा तो 965 में 0.1 में से 890 आप घटा देना, आंसर माइनस में ही आएगा, आंसर माइनस में आएगा, और यही आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा किलो जूल पर मोल में आएगा, लेकिन किलो जूल पर मोल में आएगा। तो यहाँ से हमने ये भी सीखा, ओवरऑल बहुत इजी है। देखिए हमने क्या किया सिंपल कि सिंपल हमने थोड़ा अप्रोच किया, और हमारा फोकस शुरू से किस चीज़ पर था, ओरिजिनल वाले पर था कि सी ग्रेफाइट और 2H2 गैसेस है तो CH4 बन जाता है, ये यानी CH4 ये गैसेस बन जाता है। हमारा इसी पर टारगेट था, और इसी के रिलेट होकर हमारे पास 2-3 इंटरमीडिएट्स थे जो हमने दिमाग लगाया कि भाई किसमें कितना से गुना करें, कैसे क्या करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस की चीज़ है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये हर बार पूछा जाता है यार, इस बार भी पूछा गया था, और
2016 में पूछा गया। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टेबुलर फॉर्म। तो लिख देना क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, आइटम्स जो प्रेजेंट होता है जो रिएक्टेंट की तरफ होता है, राइट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये पावर्स का सम होता है। जैसे आप मोलिकुलरिटी 1 2 3 हो सकता है, बट कभी जीरो नहीं हो सकता या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, सारी चीज़ें। तो डिफरेंस आपको आना चाहिए। और दूसरा ग्राफ आपको दिया है, ग्राफ में आपको देखिए जब भी ऐसा ग्राफ दिखे ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, जीरो ऑर्डर का, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जो आप लिखते हैं यहाँ पे रेट लिखते हैं जीरो ऑर्डर का, तो वहाँ पर होता है क्या, जीरो ऑर्डर का। यहाँ पर जीरो ऑर्डर का जब आप लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है K A0 लिखते हैं यहाँ पर, K A0 लिखते हैं। A0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यहाँ R0 दिया है, तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाता है। ये ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पर जाके यहाँ पर देखिए जीरो हो जाता है। टाइम तो बढ़ता जाता है टी पे, लेकिन आके जीरो हो जाता है। तो जीरो ऑर्डर का ये होता है। तो प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो ऑर्डर एंड व्हाट इज द स्लोप, तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के इसका स्लोप हो जाएगा। चलिए और आगे हम लोग जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात करते हैं, तो 23 जो है ये इनऑर्गेनिक का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एक बार देख लेते हैं। कहता इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आंसर द फॉलोइंग। अभी वीडियो अपलोड हुआ नहीं है शायद, अभी वीडियो अपलोड होने वाला, एडिटिंग से रुका हुआ है, उसमें मैंने बताया है ये। एंड व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना है इसमें आपको प्रेशर 2 ATM लेना पड़ता है, हाँ प्रेशर ज़्यादा लेना होता है, और टेम्परेचर 720 केल्विन लेना होता है। एंड नेम द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड टू फॉर्म ओलियम, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो देखिए आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, इसी से ओलियम बनता है जब SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलाते हैं तो H2H2O7 बनता है, ये ओलियम का फार्मूला होता है। एंड बी पार्ट पे आते ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे H2H2O7। तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन हमेशा डबल बनाता है। तो यहाँ पर कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर है, दोनों सल्फर को डिजाइन कर दीजिए, बीच में दोनों सल्फर के बीच में O लगाओ और दोनों लेफ्ट राइट में O लगाओ, फिर O सिंगल बॉन्ड तो हो नहीं सकता तो O के बगल में H भी लगा दो, फिर बच गया कितने 4 O और बच गया। तो सल्फर के साथ डबल डबल बॉन्ड करके ऊपर और नीचे लगा दो ताकि सल्फर का भी 6 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए और साथ में आपका ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। आइए एक CF4 जब भी हो बीच में एक C लिखो और 4 Fe लगा दो यहाँ पे, ये आपको दिमाग में सेट कर लो। बाकी जो लोन पेयर बचेगा वो लोन पेयर को करके दिखा दो, ऐसे करके वो लोन पेयर दिखा देते हैं, वो जो इस तरीके से आपको दिखाते हैं ये वाला, ये लोन पेयर में आ जाते हैं। यहाँ हो गया ये लोन पेयर में आ गया, बाकी ये इस तरीके से इधर 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 नहीं, ये वाला यहाँ F आ गया, यहाँ F आ गया, यहाँ F आ गया, यहाँ पर F आ गया। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ये भी चैप्टर हमने भी पढ़ाया नहीं है, तो जैसे ही चैप्टर हम पढ़ा देंगे फिर आपको हम इसके बारे में जानकारी भी आपको दे देंगे और बता भी देंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चंस, और इसमें SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा है। अच्छा आपको ध्यान है क्या SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में कितने 2 स्टेप थे और SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप था, आपको समझ में आ रहा है। तो जो आपका SN1 रिएक्शन था, SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप से प्रोसेस गुजर रहा था, इसीलिए वहाँ एक फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकेटायन का, जिसकी वजह से SN1 में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर था, SN1 का था ये। लेकिन SN2 में उल्टा था, 1 डिग्री ज़्यादा था, फिर 2 डिग्री था, फिर 3 डिग्री था, ये SN2 का था। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया कि एक इस तरीके से कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अच्छा खासा आ सकता है। तो ये SN1 के लिए तो ठीक था, क्योंकि यहाँ अगर प्लस होगा तो इसको स्टेबल कर देगा, लेकिन SN2 में बनता ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली आ जाता है। आप देखना 2020-21 वाले में सबसे लास्ट वाला जो पार्ट 4 है उसमें मैंने स्पेशल SN1 रिएक्शन बताया है। तो ये आपको पूछ रहा है कि विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो ऑब्वियसली यार देखो 2 दिख रहा है आपको CH3 CH2 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 Br, इसमें ही ज़्यादा फास्ट होगा, इस वाले में नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शियरी हो जाएगा, यहाँ तो नहीं होगा, राइट, यहाँ नहीं होगा, ये प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हेलो एल्केन में ही होगा। एक तो आंसर मिल गया। बी पार्ट में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इन सबों के लिए थोड़ा सा बताइए कि CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन इन क्लोरोमीथेन। अच्छा क्लोरोमीथेन में बड़ा होता है, क्लोरोबेंजीन में छोटा होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना रिजोनेंस में चला जाता है, वो
बेंजीन जब रिजोनेंस में जाता है बच्चों, तो कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, फिर अगली बार क्या होता है, अगली बार फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे करके ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर एक पार्शियली देखते हैं कि हर बॉन्ड पे कहीं ना कहीं, हर बॉन्ड पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आता है, जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन जब आप लेते हैं, देखिए Cl, क्लोरोबेंजीन जब आप लेते हैं तो यहाँ जो Cl का, CCl का कार्बन और कार्बन इसके बीच का बॉन्ड लेते हैं, छोटा हो जाता है। जबकि आप CCl लेते हैं नॉर्मली, मतलब मीथेन का लेते हैं, जैसे CH4Cl, यहाँ पर CH3Cl लेते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ और ये इसका कम होता है। बी, ऑल द हेलो एल्किन्स आर पोलर इन नेचर एंड दे आर इमिसिबल इन वाटर। हाँ ठीक है, पोलर होते हैं नेचर में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो कर लेते हैं वाटर के साथ में, इसलिए इमिसिबल हो जाते हैं। एंड थर्ड, एनिलीन इज अ वीकर बेस देन अमोनिया। बहुत सिंपल है, देखेंगे एनिलीन होता क्या एक्चुअली। एनिलीन की बात करते हैं, जब किसी बेंजीन पे आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या होगा, जो बेंजीन रिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होता है। हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन रिंग यानी इसके पास जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को यहाँ विड्रॉ करने का काम करेगा, तभी अपने आप में रिजोनेंस से करवा पाएगा, जो भी चीज़ें ये करेगा। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूव इस NH2 से इधर की ओर होता है। जबकि आप अमोनिया को देखेंगे, NH3 देखेंगे, तो इसके पास कोई लोन पेयर मतलब इस तरह का नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है एनिलीन वीकर बेस होता है और ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खैर, तो ये 25 तक हमने देखा। बाकी अभी और भी क्वेश्चंस हैं। 27 है, जिसमें कि बोर्ड्स यानी खुद भी आप कर सकते हैं, स्टेट पोस्टुलेट्स बोर्ड्स के बारे में दिया है। 28 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शानदार है, फिर 30 में कुछ नॉर्मल है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और अगले पार्ट में मेरी कोशिश होगी कि बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम निपटा दिया जाए। तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हमने मिल के किए हैं, उसमें आगे से जितने भी आप सवाल करेंगे तो उसमें आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करके खुद प्रैक्टिस करनी है, और खुद प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको यहाँ पर साथ में फिर मिलकर चेक करना है कि हमने सही किया या गलत किया है। बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे व्हाट्सअप से कांटेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम होता है उसका फोटो भेज देते हैं, सर ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ये कैलकुलेशन आ रहा है। जो गाइड में बहुत बार एरर बहुत ज़्यादा है कैलकुलेशन, यानी आपका कैलकुलेशन आ रहा है 10 की पावर -14 -16 और वो पावर 4 दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइड किसी भगवान ने नहीं लिखा है, इंसानों ने ही लिखा है, कई बार मिस्टेक भी हो जाता है, एरर भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस रहना, आपने जो किया बिल्कुल आपने सही किया है। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम इस पार्ट को स्टॉप करते हैं, इस पार्ट में ब्रेक लगाते हैं, और अगले पार्ट पे आएंगे जिसमें हम 2016 का इसी हफ्ते में आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी 2020 2016 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ 4-5 क्वेश्चंस रह जाएंगे जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं। हालांकि आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो रहा होगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो रहा होगा, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो एक साथ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब आप इकट्ठा 4 या 5 चैप्टर का रिवीजन करते हैं। और रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अलार्म लगा कर आप बनाया कीजिए। अलार्म मतलब टाइमिंग आपका पक्का होना चाहिए कि इतने टाइम में मैं इतना सोल्व कर देता हूँ, इतने टाइम में इतना सोल्व करता हूँ। वो नहीं कि मतलब 2 घंटे में 3 ना, वो नहीं, फटाफट सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।